आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है नीड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। सवाल ये पैदा लेता है कि हेल्थ साइकोलॉजी की नीड हमें क्या है, क्यों हम हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इसका नीड क्या है। यदि विद्वानों का विचारों को देखा जाए तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने कुछ बातें बताई हैं नीड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में। जो पहला नीड है हेल्थ साइकोलॉजी का, वो नीड है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ बायोमेडिकल मॉडल। जब भी बीमारी की बात आती है या जब भी हम किसी रोग के बारे में चर्चा करते हैं तो जनरली लोगों का ध्यान जाता है कि रोग का कारण शारीरिक है। और ये 300 साल से भी चलता आ रहा है ये मॉडल कि जब भी कोई बीमारी होती है तो उसका कारण शारीरिक है। लेकिन मान लिया जाए कि डायबिटीज़ का कारण इंसुलिन का सेक्रेशन कम होना है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि डायबिटीज़ हुआ, इसका मेन कारण है कि इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो गया। लेकिन जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप ये दवा खाइए जिसका कंपोजिशन मेटमॉर्फिन होता है, दे करके आपको सेटिस्फाई करके भेज देता है। लेकिन जब हम घर पर आते हैं तो देखते हैं कि दवा खाए, कम हुआ, कुछ दिनों के बाद लेवल कम नहीं हो रहा है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपका कम नहीं हो रहा है, डोज बढ़ाएगा। और जब डोज बढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा तब कहता है कि आप स्ट्रेस कम लीजिए। जैसे ही स्ट्रेस कम लेने की बात करता है, हमारी ओर इंगित करता है कि हेल्थ साइकोलॉजी की इस पर्सन को नीड है, क्योंकि कोई भी बीमारी केवल फिजिकल कमी से नहीं होती है, उसमें ये फैक्टर बहुत जिम्मेवार है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जिम्मेवार है और कल्चर फैक्टर जिम्मेवार है। बीमारी होने में इन फैक्टरों का भी हाथ है, साइकोलॉजिकल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि जो डायबिटीज़ के आदमी है वो दवा खाता है लेकिन स्ट्रेस में रहता है, और उसका स्ट्रेस का कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसको जानकारी नहीं है। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट उसको बताएगा आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसका चलते आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, और स्ट्रेस नहीं कम हो रहा है इससे आपकी डायबिटीज़ कम नहीं हो रहा है, आपका शुगर का लेवल कम नहीं हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर को नेग्लेक्ट किया ये मॉडल, बायोमेडिकल मॉडल। दूसरी बात आती है कल्चरल फैक्टर्स का। कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जिसके चलते हम किसी बीमारी को उत्पन्न करते हैं, जैसे मोटापा। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हम देखते हैं कि जब भी हमारे घरों में रिच डाइट बनता है वो शाम को बनता है, और आदमी शाम को ऑफिस से आता है या कहीं काम करके आता है, रात में भर पेट खाता है और खा के सो जाता है। तो रिच डाइट जितना लिया, रात में जितना खाया, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिए हम और गाड़ी को खड़ा कर दिए तो पेट्रोल की मात्रा घटेगी नहीं। ठीक उसी तरह से जब हम रिच डाइट लिए हैं, हेवी कैलोरी लिए हैं और उसका यूटिलाइजेशन है, सो रहे हैं, तो मोटापा कभी घटेगा। इसलिए बायोमेडिकल मॉडल से डिससेटिस्फैक्शन हुआ। क्यों हुआ? कि इसने साइकोलॉजिकल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर को नेग्लेक्ट किया। इसलिए एक नया कंसेप्ट आया, ये बायो सोशियो कल्चरल मॉडल। इस मॉडल ने बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर और कल्चर फैक्टर को सबको समाहित और बीमारी के कॉज का एक्सप्लेन किया। दूसरा कारण है, जब भी कोई बीमारी होती है तो हेल्थ साइकोलॉजी की नीड पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि अब जो बीमारी का पैटर्न है वो चेंज कर रहा है। पुराने ज़माने में
हम लोग जो रिलेवेंट लिटरेचर इसे पाते हैं कि एक्यूट डिजॉर्डर होता था, एक्यूट डिजीजेज होता था। एक्यूट डिजीज में न्यूमोनिया, टीबी, मलेरिया, ये सारा एक्यूट डिजीजेज थे जिससे आदमी की डेथ होती थी। और आज के मॉडर्न ज़माने में इस पर हम लोग कंट्रोल कर लिए, लेकिन आदमी की डेथ किससे हो रही है? तो क्रोनिक डिजीज से हो रही है। क्रोनिक डिजीज क्या है? हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, एड्स है, ये सारे क्रोनिक डिजीज हैं। इसे आदमी तुरंत नहीं मरता है, लेकिन धीरे धीरे मरता है और इसको मेंटेन करना जरूरी होता है। जब भी किसी को फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, डिजीज मेंटेन करते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा जिम्मेवार है। कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कितना खाना है, क्या कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, फूड का कौन सा प्रकार होगा आपको खाने के लिए, आपको फूड हैबिट को चेंज करना है, ये सारा को हमको मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए जो हेल्थ साइकोलॉजी की नीड हुआ वो चेंजिंग पैटर्न ऑफ इलनेस से भी हुआ कि अब तो एक्यूट डिजीज है नहीं, और है भी तो उसका इलाज हो जाता है। क्रोनिक डिजीज है, जिस डिजीज़ को हम मेंटेन करेंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, इसको मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ता है और हेल्थ साइकोलॉजी की ये नीड है। जो नेक्स्ट फैक्टर है हेल्थ साइकोलॉजी का नीड का, वो है इंक्रीजिंग मेडिकल एक्सेप्टेंस। पहले के ज़माने में लोगों को बीमारी होती थी तो उसका इलाज कम होता था और ये हम लोग समझते थे कि इसका इलाज केवल डॉक्टर करेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते थे, और कुछ बीमारी है जो फिजिकल नहीं होकर साइकोलॉजिकल है, जैसे ब्रेन माइग्रेन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये सारा बीमारी है जिसका कारण फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। इस बात को हम लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब जान रहे हैं कि कुछ बीमारी साइकोलॉजिकल है। स्ट्रेस से ज़िंदगी भर रहना पड़ता है, ये साइकोलॉजिकल है। एंग्जाइटी है, जितनी सारी बीमारी है 50% जो बीमारी है हमारे समझ से वो साइकोसोमेटिक है, और उसको हम डॉक्टर से नहीं ठीक करा सकते हैं, कोई फिजिशियन उसको ठीक नहीं करेगा, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ता है, और वो साइकोलॉजिस्ट हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होता है। इसलिए हमको हेल्थ साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम मेडिकली बीमारी को ठीक करने के लिए हम साइकोलॉजिस्ट की सहारा लेंगे या काउंसलर का सहारा लेंगे जो हमारा ठीक होगा। उसके बाद जो ज़रूरत है इसकी हेल्थ साइकोलॉजी की नीड की, ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। अभी हम कोरोना पीरियड में देखा गया है, चाहे इसके पहले भी जो लोग हैं वो जान रहे हैं कि हेल्थ केयर सर्विस का ग्रेजुअल एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। आदमी के पास, पहले के ज़माने में आदमी के पास पैसा रहने के बावजूद वो बढ़िया से रह नहीं पाता था, इलाज नहीं करा पाता था। बहुत मान्यता था कि चलो ये पाप का फल है, उसका कोई इलाज नहीं करा पाया, और बहुत सारे फैक्टर्स था जिससे वो बीमारी रहते हुए भी वो इलाज नहीं कर, पैसा रहते हुए भी इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन अब हेल्थ केयर सर्विस का एक्सपेंशन हो गया है, आदमी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस हो गया है, कि डेवलप कर लिया है, और जैसे ही उसको किसी बीमारी का आभास होता है या ये भी आभास हो जाए कि ये बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे, तो झट से वो डॉक्टर के पास जाता है या फिजिशियन के पास जाता है या कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाता है, जहाँ से वो सलाह लेता है। एक रिसर्च के मुताबिक करीब करीब जो धनवान लोग हैं, चाहे जो भी हो, अपने इनकम का 15% अपने हेल्थ पर खर्च करना चाहता है। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द हेल्थ इज गुड। पॉसिबल गुड हेल्थ, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स आर वेरी क्रूशियल। ये माना जा रहा है कि इसके लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर
बहुत जिम्मेवार है कि हमारी हेल्थ केयर अवेयरनेस बढ़े, जिसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ता है और अल्टीमेटली हेल्थ साइकोलॉजी की नीड है। उसके बाद सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। आज जो भी डिजीज है फिजिशियन तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं उनके कारण बताने में, उसका ट्रीटमेंट बताने में, लेकिन साइकोलॉजिस्टों का रोल भी कम नहीं है डिजीज़ को कारण बताने में, मेंटेन करने में, क्योंकि मैक्सिमम बीमारी क्रोनिक डिजीज को हम मेंटेन रखते हैं थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हम खाना में चेंज कर देंगे, हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ देंगे, हम अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल छोड़ देंगे, चाहे जो भी हमारे इल हेल्थ की तरफ बिहेवियर ले जाता है उस बिहेवियर को हम चेंज कर देंगे। और ये चेंज कराने का काम हेल्थ साइकोलॉजिस्ट करता है और ये हेल्थ साइकोलॉजी की नीड है कि जैसे ही कोई डिजीज होता है उसको मेंटेन करने के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है और बिहेवियर मॉडिफिकेशन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट करता है और बताता है कि आप किस तरह से अपने को फिट रख सकते हैं। वो एक्सरसाइज करने की सलाह देगा, फूड हैबिट बदलने की सलाह देगा, सेडेंटरी लाइफ को ख़त्म करने की सलाह देगा, स्मोकिंग बिहेवियर को बंद कराएगा, अल्कोहलिक कंजम्पशन को कम करेगा, चाहे जो भी हेल्थ की तरफ बिहेवियर हमारा ले जाता है उसको बंद कराएगा। इसलिए ये भी फैक्टर है, ये हेल्थ साइकोलॉजी हेल्थ के फील्ड में कंट्रीब्यूशन करता है। और जो लास्ट पॉइंट है कि मेथोडोलॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंट्रीब्यूशन। जब भी कोई रिसर्च होता है, चाहे कोई काम होता है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें केवल फिजिशियन नहीं होंगे, केवल फिजिशियन रहेंगे तो बहुत पूर्णता नहीं आएगी। कहीं कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत का उसमें रोल होता है। जैसे हम लोग कोरोना पीरियड में देख चुके हैं कि बीमारी से ज़्यादा लोग भय के चलते मरा, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी नहीं था, लोग मर गया। इसमें साइकोलॉजिस्टों का रोल बहुत बड़ा था। यदि साइकोलॉजिस्ट बढ़िया से काउंसलिंग करें और हेल्थ सर्विस में कंट्रीब्यूट करें तो बहुत सारे डिजीज़ से मुक्ति पा सकते हैं या बहुत सारे डिजीज़ को हम मेंटेन कर पाते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल कंट्रीब्यूशन। साइकोलॉजिस्ट चूँकि स्टैटिस्टिक का भी जानकार होता है और किसी भी रिसर्च में एक अभिन्न अंग होता है साइकोलॉजिकल साइड को देखने में, बिहेवियर साइड को। मान लीजिए कि हेल्थ के प्रति एटीट्यूड को मेजर करना है तो फिजिशियन उतना बढ़िया से नहीं करेंगे जितना बढ़िया से साइकोलॉजिस्ट करेगा। इसलिए हेल्थ के फील्ड में कि हम साइकोलॉजिकल, मेथोडोलॉजिकल, एस्थेटिकल कंट्रीब्यूट भी करता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, और ये हेल्थ साइकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट नीड है। तो आज हम हेल्थ साइकोलॉजी के नीड के बारे में चर्चा किए हैं, जिसमें 6 पॉइंट पर हम लोग बात किए हैं और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्थ साइकोलॉजी की नीड का, कि हम क्यों हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का क्या नीड है।